ये भोलू है और भोलू एक जेंजी है। भोलू को पूरा राइट है, भोलू को क्या, पूरे जेंजी जनरेशन को ये फुल राइट है कि वो अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछें। अगर सिस्टम में कोई खराबी है, कोई परेशानी है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाना चाहिए। और जब ये कंट्री जेंजी का है, यंग जनरेशन का है, कल जाकर के उनको देश को संभालना है, तो उनको ये पूरा अधिकार है कि वो अगर सिस्टम में किसी चीज कमी को, खराबी को देख रहे हैं, तो उससे वो फेमिलियर हो और उसको इंप्रूव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, खूब सवाल पूछें। लेकिन इस शर्त पे नहीं कि इस देश का नेशनल सिक्योरिटी ही थ्रेट पे आ जाए। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप ठेका ले लिए हैं क्या, कि आप इस तरीके की बात करेंगे, जेंजी को जो समझना होगा वो समझेगा। हाँ, हम ठेका ले लिए हैं, क्योंकि मैं जेंजी के बीच में रहता हूं। मेरा काम पॉलिटिकल ड्रामेबाजी या स्टंटबाजी नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना। सिर्फ बच्चों को एकेडमिक ज्ञान देने के अलावा भी हमारा ये मोरल राइट है कि अगर हम उनके वेल विशर हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो उनको वो सारी बातें बताएं जो कि डाउटफुल है। उनके ऊपर कुछ भी थोपना नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल सिनारियो को बताना है कि ये सिनारियो तुम अपने लॉजिक से, सेंस से, रीजनिंग से डिसाइड कर लो। ये काम हमारा है और ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसको कोई बोलता है कि ठीका ले लिया, तो ठीक है, ले लेंगे ठीका, हमारा भी देश है ये। इसके बेटरमेंट के लिए तो जो स्टेप लिया जाना चाहिए उसको बेहिचक लेने की आवश्यकता है। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे नहीं आना चाहिए। अब बहुत सारा ऐसा गेम होता है जो बिहाइंड द सीन होता है, जिसको हम लोग पहले इंस्टेंस में नहीं पहचान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। उनको अगर बारीकी से हम समझेंगे तो हमको अंदाजा लगेगा कि अच्छा, ये तो ऐसा गेम चल रहा था। और मेरा रिक्वेस्ट है जेनजी जनरेशन से, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को समझते होंगे, पर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिए कि बिहाइंड द सीन कुछ नहीं चल रहा है, कुछ तो चल रहा है क्या। इस तरीके के लॉजिकल ब्रेन से भी सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इस कंट्री को सिक्योर करना है, आप फ्यूचर हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जानकारी के अभाव में आपको चीट कर दिया जाए। तो मेरा इस वीडियो में बेसिकली एक एंगल है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने स्लाइड्स रखे हैं बहुत सारे, हम लोग एक एक करके उसको समझते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कई बार फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब जो खतरा है वो नहीं दिखता है, लेकिन वो होता है। जब बारीकी से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसे ही खतरा है हमारे लिए, हमारे देश के अगेंस्ट एंटी इंडिया या फिर एंटी नेशनल फोर्सेस। वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि कब मौका ढूंढा जाए और इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम प्रोपेगेंडा या फिर अपने एजेंडा को फैलाने के लिए न्यूज, या फिर उसको आप ऐसा समझिए ट्रेंड, या फिर मार्केट में ये सब सारी चीजें कराते रहते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे एक डाउट क्रिएट होता है यूथ के मन में। यूथ के मन में क्या, हर एक जनरेशन के मन में। वो फिर सोचना चालू करता है और धीरे धीरे करते करते उसको ये लोग इमोशनली ऐसा ट्रिगर करते हैं कि वो हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना और सिस्टम के अगेंस्ट हो जाना टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये करते हैं निगेटिव वे में, पूरा का पूरा सिस्टम के ही अगेंस्ट कर देंगे, देश के लोगों को ही देश के विरुद्ध कर देंगे, और फिर इनका साइकिल पूरा का पूरा चलते रहता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे एंटी नेशनल फोर्सेज होते कौन है, ये कहां रहते हैं, कौन है ये जो कि देश को इस तरीके का हार्म करने का मतलब इंटेंट रखते हैं। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब यह है कि ऐसी इनविजिबल ताकत जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे कंट्री के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को या फिर उसके आंतरिक बनावट को, मतलब कैसे भी करके उस कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, वहां परेशानी खड़ी कर दी जाए, यही इनका इंटेंट रहता है। इसी को मोटा मोटी तौर पे हम लोग बोलते हैं डीप स्टेट। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, पर उनके कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, वापस हम लोग अपने ओरिजिनल फ्लो में आ जाएंगे कि ये किस किस तरीके की दिक्कतें करते हैं। उसमें से पहले है, इनका नाम आप लोग आपने सुना होगा, जॉर्ज सोरोस। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ये आदमी मतलब फाउंडर है। इसके ऊपर आप इंटरनेट पे चले जाइए, एक से बढ़कर एक एलिगेशन है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही मतलब तबाह कर देता है। छोटी मोटी कंट्री के इकोनॉमी को तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ब्रेकफास्ट और लंच में किया करता है। और क्यों, सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए छोटे छोटे कंट्री के ही स्टेबिलिटी को तबाह। छोटी मोटी कंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मतलब इकोनॉमिक पावर जैसे यूनाइटेड किंगडम के एक पूरे को पूरे बैंक को, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस आदमी ने कोलैप्स कर दिया था 1992 में। उसके बाद से ये ज्यादा लाइट में आया। बहुत सारे कंट्री जैसे कि रसिया में हो गया, हंगरी में हो गया, इंडिया में हो गया, ये इसी तरीके की चीजें करते रहता है जिससे कि कंट्री का स्ट्रक्चर ही समाप्त हो जाए, इंटरफेरेंस करता है अननेसेसरीली। और इसके कुछ बहुत मतलब प्रोवोक करने वाले स्टेटमेंट्स हैं। ये बिलीव करता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट मतलब नेशन है। अब इस थॉट रखने वाला आदमी आप अंदाजा लगा दीजिए कि कैसा डेंजरस होगा। ये भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करते रहता है, ये इंडिया के कल्चर को लेकर के इसको बहुत समस्या है, और इसके भड़ास जो है वो टाइम टू टाइम निकलते रहता है। मतलब ये एक ब्रीफिंग था। इसमें एक दूसरा प्लेयर है जिनका नाम है ओसीसी। मान के चलिए कि एक मीडिया हाउस है जो कि आर्टिकल्स लिखता है, न्यूज़पेपर्स लिखता है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इसके रीच हैं।
ये क्या करता है, न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स के थ्रू किसी को बदनाम करना रहा या फिर किसी के बारे में फेवर में हवा चलानी रही, मतलब पब्लिक का रुख बदलना रहा बायस तरीके से, तो अब यही करता है। और इसको फंडिंग जाती है सोरोस फाउंडेशन से। ये तो कई बार इसको लोग ब्लेम करते हैं कि अमेरिका इसको फंड करता है कि फलाने कंट्री के बारे में ऐसा आर्टिकल लिखो, फलाने कंट्री के फेवर में लिखो, एंटी में लिखो, और पूरा का पूरा माहौल तैयार करके डिस्टेबलाइज करते रहो। तो ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। एक और इसमें प्लेयर हैं फोर्ड फाउंडेशन। अब इनके बारे में भी सुना गया होगा, खास करके ये इंडिया में बहुत सारी ऐसी एलिगेशन है इनके ऊपर कि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को खराब करने के चक्कर में लगा रहता है, मतलब लॉबी के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, या फिर अलग अलग तरीकों से। गुजरात गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बार ब्लेम किया था कि ये किसी आदमी को या फिर अपने नेटवर्क के थ्रू ये सरकार में घुस करके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह करने का इंटेंट रखता है। ये इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कई बार चेक लगाया है कि ये डाउटफुल है। ये फंड करता है बहुत सारे एनजीओ को जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मतलब संलिप्त रहते हैं। तो ये तो 3 प्लेयर्स का मैंने नाम रखा, ये 3 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अब जरा हम लोग समझते हैं कि ये लोग किस तरीके से मिली जुली भगत से या फिर किस तरीके से करके ये भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी दूसरे कंट्री के अंदर भी। तो इसके बहुत सारे एलिग्ड मेथड हो सकते हैं, पर मैंने 8 प्रोमिनेंट इनके जो मेथड्स हैं उसको लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। अगर हम लोग इतने को भी समझ गए, अंदाजा लगा लिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और हम इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे। जैसे पहला जो इसका मेथड है, ये रिपोर्ट्स लिखता है। क्या करेगा, इसका कोई एजेंसी होगा जो किसी घटना के बारे में रिपोर्ट पब्लिश कर देगा, और उस रिपोर्ट को रेफरेंस बना करके इसका नेक्स्ट प्लेयर कोट करेगा, फिर उसकी बात को तीसरा कोट करेगा। मतलब पूरा इनका साइकिल फैला हुआ है, और जिसके बेसिस पे ये पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं सिस्टम में। जैसे अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है, और सैम्पन कम्युनिटी के बारे में मतलब रिसर्च लिखा गया, वहीं से तो बात आगे बढ़ी। तो मतलब ये इस तरीके का काम करते रहते हैं। दूसरा इनका मेथड ये है कि ये मतलब प्रोटेस्ट को कई बार सपोर्ट करते हैं, कई बार जेन्युइन प्रोटेस्ट में भी ये घी में आग डालने का काम करते हैं, और कई बार ये प्रोटेस्ट को मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं कि अच्छा यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू करवाया जाए। प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग लगती है, इनके पास पैसा है, फंडिंग देते हैं और अपनी बात फैलाने लगते हैं। अब भारत में जो बहुत तरीके का प्रोटेस्ट हुआ एक पर्टिकुलर एरा में, सीए प्रोटेस्ट, सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट, या फिर दिल्ली राइट्स तक के एक्टिविज्म में इनका इन्वॉल्वमेंट है कि ये उसमें फंड दे करके और चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटेस्ट होगा तो क्या होगा, वो पब्लिक मूवमेंट है, सेंटिमेंट है, उसको ये लोग अपना एजेंडा को प्रोपेगेट कराने के लिए उसको फंड देते हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और फिर अपनी बात मनवाते हैं, और पूरा का पूरा मतलब डिस्टेबलाइजेशन करने का इनका काम है। एक और इनका मेथड है कि ये करते हैं मतलब एम्पलीफाइंग डिविजिव सोशल इश्यूज। मतलब अब इस बात को एकदम मतलब एडमिट किया जाना चाहिए कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में अगर आप सही जगह पे नहीं बात करें तो वो आग लगा दें। अब उस प्रकार की बात, जैसे लेट से कास्ट एक बहुत बर्निंग इशू है, उसको इतना इम्प्रॉपर प्लेस पे, इतनी गलत जगह पे ये बात करना शुरू कर देंगे, और इनके चैनल्स हैं। अब वो बात सुनते ही क्या होता है कि ह्यूमन सेंटिमेंट उससे अटैच हो जाता है, और फिर लोग आपस में भिड़ जाते हैं, डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं ये वहां पे। और एक इनका मेथड है, ये बहुत सारे एनजीओ को, जैसे मैंने बताया कि इनके बहुत बड़ा ये इनका एक प्रोमिनेंट टूल है कि ये फाइंड आउट करते हैं कि किस कंट्री में कौन सा एनजीओ हमारे काम में आ सकता है, उसको दबा करके ये फंड देते हैं, और उनकी मदद से अपनी बात को बुलवाते हैं, या फिर पब्लिक के बीच में जाकर के उनसे काम करवाते हैं। अब लेट से भारत में इन्वायरमेंटल क्लब करके या फिर किसी सोशलिस्ट करके या इक्वालिटी करके ये अलग अलग एनजीओ खुलवा देंगे। अब नाम से कितना अट्रैक्टिव लगता है। अब क्या करते हैं, उसमें ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, अपने एजेंट्स को रखेंगे, और काम होगा इनका पूरा जो ये चाहेंगे वही। मतलब एक गलत नाम का यूज करके भी ये लोग बहुत बार अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। इनका पांचवा मेथड ये है कि बहुत ये मतलब मीडिया हाउस को भी सेव करते हैं कई बार। अब बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो इनके पेरोल पे है, इनको पैसा आता है कि तुम मेरे प्रोपेगेंडा को फैलाओ। न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर्स बिके हुए हैं, उनको ये लोग पैसा देते हैं कि तुम मेरे एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को फैलाओ, तुमको इतना अमाउंट ऑफ पैसा चला जाएगा। अब उसका काम क्या है, नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके वो इस तरीके की बात करेगा, तो लोग कई बार उसको सच मानने लगते हैं कि हाँ, न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से एंकर्स बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे, और इस तरीके से ह्यूमन सेंटिमेंट का सहारा लेकर के ये अपनी बात को आगे फैलाते हैं, और अपने मोटिव में ये लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, इनका एक और 6th मेथड है कि ये एकेडमिया को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी इनका टूल है। प्रोमिनेंट इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट या फिर और भी अदर डिपार्टमेंट में इनके लोग भरे पड़े हैं। ये क्या करेंगे, प्रोफेसर्स को या फिर इनको ये ट्रेन करके रखते हैं, अपने एक्टिविस्ट बना करके रखते हैं। अब चूंकि एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन लेट से कोई वर्कशॉप करा रहा है या कोई आर्टिकल लिख दिया, तो उसकी कही गई बात को पब्लिक बहुत गंभीरता से लेती है कि ये फलाने जगह पे इस तरीके की बात कही गई है, ये सही ही होगा। अब उससे क्या होगा,
पब्लिक सेंटिमेंट को ये पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया, पब्लिक को घेरे में ले लिया। लेकिन इसके पीठ पीछे ये नहीं पब्लिक समझ पा रही है कि इन लोगों का कुछ ना कुछ खेल है, जो कि ये खेलना चाहते हैं और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इनका गेम यही। इंडिया छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, वो साउथ एशियन करके कोई अपना एक डिपार्टमेंट है, उसमें ये लोग एंटी हिंदू बात करते दिखते हैं, एंटी इंडिया बात करते दिखते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार इनके ऊपर एलिगेशन है कि इस प्रकार की बात करते हैं। इनका टारगेट क्या है कि प्रोमिनेंट प्लेस से प्रोमिनेंट वॉइस अगर इस प्रकार की बात बोलेगा तो लोग उसको सच मानेंगे। इसी का फायदा उठा करके ये अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इनका एक चैनल है कि एक्टिविस्ट को ट्रेन करते हैं, वही प्रोफेसर्स को, या फिर किसी कॉलेज में चले आप देख लीजिए कि वहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट इनको दिख गया जो तेज तर्राक है, जिसका थोड़ा बोलने का आता है, या फिर वो पब्लिक को डील कर सकता है, उसको ये लोग क्या करेंगे, उसको ये लोग अपने फेवर में लेकर के अपने थॉट्स को, अपने चीजों को जबरदस्ती उसके दिमाग में अलग अलग लॉजिक से घुसाएंगे और फिर उसको ये टूल यूज करेंगे अपनी बातों को प्रोपेगेट कराने के लिए। अभी इनका एक और टूल है कि ये सिलेक्टिव टारगेट भी करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई गवर्नमेंट ठीक है या फिर कोई गवर्नमेंट ठीक नहीं है, लेकिन आप खास करके किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा बात अगर करना शुरू कर देंगे और किसी दूसरे गवर्नमेंट में लाख खराबी हो लेकिन उसकी एक बात आप नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सिलेक्टिव एटीट्यूड हुआ। और रिपीटेडली अपने चैनल्स के थ्रू इस बात को अगर आप रखेंगे तो पब्लिक सही मानने लगेगी, और यही ये कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं या फिर इनका मॉडुलस ऑपरेंडी है जिस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि आपका होश उड़ जाएगा कि इसमें और भी कौन से प्लेयर्स हैं। आप मेरी बात मत मानिए, आपको मैं दिखाता हूं एक स्लाइड। ये एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, मीडिया पार्ट करके, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि ये तो ठीक है, सोरोस और ओसीसीआरपी इसके बारे में ठीक है, इसमें इंडिया के लीडर्स, ऑपोजिशन के प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें इंक्लूडिंग, मतलब इनका इंक्लूडेड हैं, और ये सब लोग मिल करके इस चेन का पार्ट है। अब मेरी एक बात समझिए, लोग ऐसा बोलते रहते हैं कई बार कि विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। मैं इसको फर्मली मानता हूं कि इंडिया जैसे वास्ट डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑपोजिशन में होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एंटी इंडिया हो जाएगा, एंटी नेशन बात करना शुरू कर देगा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। अगर इस तरीके की बात कोई कर रहा है तो ऐसे लोगों का विपक्ष में होने का क्या काम है? लोग उनको क्यों वैल्यू देंगे, क्यों चुनेंगे, जो कि इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे? आपको सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, उसको गलत पॉइंट पे उसको पॉइंट कीजिए आप, ये आपका काम है, लेकिन ये करते करते आप देश विरोधी चीजों में मत इन्वॉल्व होइए। अच्छा, इनका जो उसका तो दावा है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व है। अब इन बातों को बल इसलिए मिल जाता है कि अब राहुल गांधी लेट से चले जाते हैं अमेरिका में, और वहां जाकर के ये ओसीसीआरपी का एक मतलब पत्रकार है, उससे मिलते हैं। वो पत्रकार लगातार बांग्लादेशी है, लगातार एंटी इंडिया अपने आर्टिकल्स लिखते रहता है, उससे जाकर के आप बात कर रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, सोरोस का वो कोई वाइस प्रेसिडेंट या फिर बड़ा पोस्ट होल्डर है, सेटी, वो आपके साथ घूमता है। तो डाउट तो होगा ना लोगों के मन में कि आप क्या कर रहे हैं। आप चाइना में आप इस तरीके से जाकर के गुप चुप के मिल करके चले आते हैं। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होता है, और उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को कोई चीट ना कर सके। इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए।